नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। चौथे चरण का रण अब थम गया है। ईवीएम में कैद हो गई है प्रत्याशियों की किस्मत और अब 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश के सभी पोलिंग बूथों के गेट बंद हो गए हैं। जहां जहां 13 सीटों पर मतदान चल रहे थे, अब वो पोलिंग बूथ का दरवाजा हो गया बंद। ईवीएम मशीनों को सील करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाहजहांपुर की मैं बात करूं, अगर खीरी, सीतापुर, हरदोई, धौरहरा, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, अकबरपुर में लगातार जो वोटिंग चल रही थी, वहां पे सब दरवाजों को बंद कर दिया गया है। अब ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया मतदान कर्मी है वो कर रहे हैं। कन्नौज, कानपुर, बहराइच, मिश्रिक में भी मतदान संपन्न हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। किसी तरह की कोई बहुत बड़ी कोई घटना नहीं हुई और मत प्रतिशत भी निकलकर सामने आ गया है। देखिए, टेलीविजन स्क्रीन पर नजर डालिए तो आपको टीवी के निचले हिस्से पर मतदान प्रतिशत भी दिखाई दे रहे हैं और इसी पर मैं आगे चर्चा भी करूंगी। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अलग अलग जगहों से उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे, जहां अलग अलग सीटों पर अलग अलग मतदान प्रतिशत निकलकर सामने आ चुका है। और ओवरऑल उत्तर प्रदेश का अब तक का जो मत प्रतिशत है वो 56.35% हुआ है। वहीं 2019 में अगर इसको आप मेजर करें, कंपैरिजन करें तो 58.86% उत्तर प्रदेश का मत प्रतिशत था इसी फोर्थ फेज में 2019 में। लेकिन अब 2024 की बात करें तो 2% तक, ये 2-2.25% आप कह सकते हैं, ये जो वोटिंग परसेंट है गिरा है, करीब 2.5%। और अलग अलग जिलों में अलग अलग मत प्रतिशत 2019 और 2024 का मैं आपको बताऊंगी। 2024 का आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के निचले हिस्से पर दे सकते हैं। टेलीविजन पर लगातार फ्लैश भी हो रहे हैं, चाहे एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को यानी संसदीय क्षेत्रों की हम बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के संसदीय क्षेत्रों की हम बात करें, लगातार आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। और सीट वाइज आपको बता दें तो शाहजहांपुर में 51.52% मतदान हुआ है। खीरी में 62.75% मतदान हुआ है। और इसके बाद सारे 13 सीटों के मतदान बताने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि 2019 से अभी के मतदान में कितना अंतर आया है, कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, ये आपको डिटेल में बताएंगे। तो शाहजहांपुर में 51.52%, खीरी में 62.72% मतदान हो चुका है। धौरहरा में 62.72% मतदान दर्ज किया गया और सीतापुर में 60.90 मतदान प्रतिशत जो है वो दर्ज किया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें, हरदोई में 55.73, मिश्रिक में 54.37, उन्नाव में 53.97, फर्रुखाबाद में 56.93, इटावा में 54.35, कन्नौज में 59.09 और वहीं कानपुर में 50.91, अकबरपुर में 55.97, बहराइच में 55.97। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं और समझने की हम कोशिश करेंगे कि जो मत प्रतिशत आया है क्या कह रहा है। उन्नाव से मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़े हुए, विनोद हमारे साथ बहराइच से जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं। देखिए, मत प्रतिशत जो कंपैरिजन सामने आया है, यानी अंतर जो सामने आया, करीब 2.5% का अंतर पिछले बार से अब में सामने आया है। और मत प्रतिशत बहुत बड़ा कोई गेम चेंजर हो सकता है ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आधिकारिक घोषणा चुनाव आयोग की होनी बाकी है, तो 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी अगर सीटों की बात करूं तो यहाँ पे जरूर कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। चलिए, मैं सबसे पहले बहराइच की बात कर लेती हूँ। बहराइच में करीब 2.5% से आसपास जो है मत प्रतिशत कम आया है इस बार। विनोद 55.97 और पिछले 2019 की मैं बात करूं तो 57.24% मत प्रतिशत आया था। हम जैसे शुरू से ही चर्चा कर रहे थे, लगातार दिन भर आपने ग्राउंड पर रहकर रिपोर्टिंग की और दर्शकों को बताया कि क्या हाल है, वोटर्स चल रहा है, उनके जहन में क्या चल रहा है, मुद्दों की बात की और एक एक घंटे का मत प्रतिशत भी हम दर्शकों को बताते चले। लेकिन चौथे चरण का समापन हो गया है, जो अब मत प्रतिशत सामने आया है ये बता रहा है कि 2.5% मत प्रतिशत बहराइच में गिरा है। क्या कहेंगे, क्या आकलन आपका? जी बिल्कुल पारू, बता दें बहराइच में 2.5% मतदान की जो गिरावट है उसका कहीं ना कहीं तेज गर्मी भी बताई जा रही है, क्योंकि बहराइच में काफी तेज गर्मी पड़ी है। सुबह और शाम के टाइम मतदाता जरूर पोलिंग स्टेशनों पर नजर आए। कहीं ना कहीं जो सरकार की योजनाएं रही हो या विपक्ष की योजनाएं रही हो, कहीं ना कहीं मतदाता उससे भी निराश रहा है। कई ऐसे मुद्दे रहे हैं, किसानों के मुद्दे रहे हैं, जो बहराइच का परसेंटेज कहीं ना कहीं इससे भी कम नजर आ रहा है। पारू, कोई गुस्सा भी नहीं मान सकते और कोई
उत्साह भी नहीं मान सकते। ये गर्मी ने आपको अपने कर्तव्यों का पालन करने से नहीं रोक पाई, लेकिन हाँ, वोटर्स को जरूर घर में बिठा दिया, अगर मैं गर्मी को ही कारण मान लूँ तो। लेकिन उसके इतर प्रयास लगातार 3 चरणों से हम चर्चा कर रहे थे कि वोट परसेंट डाउन जा रहा है, तो इस बार प्रयास दलों के होने चाहिए थे। तो क्या वो प्रयास हो पाए, या मंच से भाषण प्रचार प्रसार ही महज ये जो नेता हैं वो करते हुए नजर आए? इनका कार्यकर्ता, ब्लॉक लेवल का कार्यकर्ता, वो धरातल पर आपको दिखाई दिया मेहनत करते हुए वोटर्स को निकालने में कोई उनकी रुचि दिखाई दे रही हो या कोई कोशिशें? बिल्कुल, ग्राउंड जीरो पर जो कार्यकर्ता थे, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये लापरवाही रही, जो मतदाता पूर्ण रूप से मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच पाए, जिसका ये नतीजा रहा कि 2.5% मतदान बहराइच में कम हुआ है। वहीं अगर बात की जाए जिलाधिकारी डॉक्टर भूमिका रानी खुद निरंतर बहराइच के सभी 14 ब्लॉकों में जाकर मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी कई कार्यक्रम बहराइच में किए हैं कि बहराइच का मतदान प्रतिशत बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं जो पोलिंग एजेंट थे, जो पार्टी के एजेंट थे, कहीं ना कहीं उनकी भी ये लापरवाही रही कि मतदाताओं को मतदान केंद्र लाने में कहीं ना कहीं वो असमर्थ रहे। बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि मत प्रतिशत 2.5% तक तो कम दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं है। अब अपनी लेगेसी यानी अपनी राजनीतिक विरासत पिता की आनंद गौड़ आगे लेकर जाएंगे, या फिर रमेश गौतम, जिनके लिए कहा जा रहा है कि जातिगत समीकरणों को बहुत साधने की कोशिश की है इस बार के चौथे चरण में भी विपक्षी पार्टियों ने, तो वो कुछ कमाल दिखाएंगे। ब्रिजेश सोनकर मैदान में है बीएसपी से, उनके पास कितना वोट गिरेगा? लोगों का कहना है कि खासतौर पर जो वोटर है बीएसपी का, वो मुस्लिम भी है, वो दलित भी है, और शुरुआती दौर से ये खबर आ रही थी कि मुस्लिम वोटर्स निकले हैं तादाद में, लेकिन अब मत प्रतिशत देखिए। चलिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। उन्नाव से हमारे सहयोगी आमिर हमारे साथ बने हुए हैं। उन्नाव का जो मत प्रतिशत है आमिर, 53.97, और पिछली बार के अंतर की हम बात करें तो करीब 4.25 साढ़े 4 ये गिरा है, करीब 3.25 साढ़े 3 ये गिरा है। 56.47% ये 2019 में था, और 53.97% ये उन्नाव में अभी 2024 में दर्ज किया गया है, यानी करीब 2.5-3 की गिरावट। और ये गिरावट अगर शुरुआती दौर से मैं समझूं आपसे, तो क्या देखा आपने? सुबह में वोटर्स निकले, दोपहर में, जैसे कि गर्मी एक कारण दिया जा रहा है, बाकी सारी चीजें, कोई भी फॉर्मूला काम नहीं कर रहा वोटर्स को बाहर निकालने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। आपका आकलन आमिर? अरुण जी, 53.9 का जो आंकड़ा जो आप बता रही हैं, ये अभी तक फाइनल आंकड़ा कोई जिला प्रशासन की ओर से वही मैंने कहा, अभी आधिकारिक नहीं जो किया घोषणा गया। है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आना, वो बाकी है, लेकिन फिर भी 1-2% से ज्यादा नहीं जाएगा आमिर, 1-2% के आसपास ही रहेगा ये। जी जी बिल्कुल, इसके लिए लगातार जो कोशिशें जिला प्रशासन द्वारा की गई थी, उसमें लगातार देखा जा रहा है कि किसी न किसी तरीके की कमियां पाई गई हैं, जिसको लेकर वोटर्स घरों से नहीं निकल पाए। एक गर्मी को लेकर, मौसम को लेकर भी एक वो माना जा सकता है, लेकिन एक पारुल जी, यहाँ पे उन्नाव की अगर हम बात करते हैं, तो उन्नाव में एक बड़ा तबका जो लेबर तबका है, तो रोजगार न होने की वजह से वो विदेशों में, दिल्ली, मुंबई, इन जैसे शहरों में रह रहा है। जो वोटर तो यहाँ दर्ज है, लेकिन वो काम के सिलसिले से यहाँ से बाहर है, और आर्थिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी ना होने के कारण वो वोट के टाइम यहाँ पर वापस नहीं आता है। तो वोट प्रतिशत की जो गिरावट जो मानी जाती है, जो कमी मानी जाती है, उसकी एक अहम भूमिका इसमें मानी जाती है। बिल्कुल, लेकिन ये कहा जा रहा था कि फायर ब्रांड नेता है साक्षी महाराज, लखनऊ से सटी हुई सीट भी है, तो राजधानी से बाजू वाली सीट होने का भी यहाँ पर जो सियासी फायदा है वो मिलेगा। और दूसरी तरफ अनु टंडन है, कांग्रेस की तरफ से पिछला चुनाव लड़ी थी, इस बार सपा की तरफ से लड़ी। अशोक पांडे हैं, लेकिन नाम, लोगो या फिर सिंबल की हम बात करें, या पार्टियों का नाम, प्रचार प्रसार, मुझे लगता है बहुत ज्यादा कोई अंतर। लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी का 56% वोट बैंक रहा था आमिर यहाँ पे। साक्षी महाराज वो 56% वोट बैंक दोबारा जमा करने में कामयाब हो पाएंगे, आपको लगता है? वोटर्स जो निकले, उनके जहन में कौन से वो मुद्दे रहे होंगे? कौन सा ज्यादा वोटर आपको लगा कि भारी मात्रा में निकला है? उन्नाव की अगर हम बात करते हैं पारुल जी, तो उन्नाव में इस बार का चुनाव वोटर जो था काफी साइलेंट मोड पे था, और लेकिन जो बोलने वाले वोटर थे, जिनसे बात हो रही थी, लगातार हम लोग क्षेत्र में जाके, जिले में जाके इस चीज पे दौरा कर रहे थे, कि लोगों से बातचीत कर रहे थे,
तो लोगों पे इस बार कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा था, समस्याओं को लेकर। और जो यहाँ पे किसानों की समस्याएं हों या रोजगार की समस्या हो या शिक्षा की समस्या हो, एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे पोल्यूशन और दूषित पानी का भी माना जाता है। और दूषित पानी के लिए अगर हम सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई थी, अमृत जल योजना चलाई गई थी, अमृत जल योजना के द्वारा जो कार्य किया गया, आज 3 साल से लगभग 3-4 साल से ऊपर लगभग होने वाला है। रोडों को खोदा गया, रोडों को दोबारा बनाया नहीं गया, एक नई नई रोडों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। उसकी लगातार शिकायतें की जा रही, मीडिया के माध्यम से भी उस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन उस पर भी कोई खास कार्रवाई होती नहीं नजर आ रही है। टंकियां खड़ी हैं, लाइनें पड़ चुकी हैं, आपका ये लेकिन कहना जैसे है ही उसका कि ट्रायल स्थानीय चालू किया मुद्दे जनता के जहन में रहे थे, बहुत ज्यादा स्थानीय मुद्दों पे लोग बात कर रहे थे। अंडर करंट कोई नहीं रहा। मतलब कोई ऐसा मुद्दा जैसे राम मंदिर को लेकर हमने कहा था कि लोगों में बड़ा उत्साह दिखाई देगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन 3 चरणों में ऐसी कोई हवा नहीं दिखी। और फिर चौथे चरण में भी अंडर करंट कोई मुद्दा नहीं रहा, चाहे वो अखिलेश राहुल की जोड़ी हो या कुछ और आपने आकलन किया हो। नहीं, शास्त्री महाराज जैसे अपने बयानों को लेकर चर्चा में माने जाते हैं, उन्होंने लगातार शुरू से इस तरीके के बयान दिए, लोगों से को इसके जरिए जोड़ने की कोशिश करी। लेकिन जब पब्लिक से बात हो रही थी, जो आम मतदाता है उससे जब बात करी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों पे वोट करने को तैयार नहीं था। इसकी उसको खुशी है, इसके लिए वो उसको बीजेपी को धन्यवाद करता है। सब कुछ चर्चा का विषय हो चला है कि जनता ने अपने क्षेत्रीय मुद्दों को भी देश के चुनाव में रखा है, और कई जगह से जो खबरें आई बहिष्कार की वो भी अपने आप में थी ही। खैर, अब लखनऊ की तरफ हम रुख कर रहे हैं। लखनऊ जिससे सटे हुए कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहे, लेकिन मैं ओवरऑल वोट परसेंट को लेकर विवेक आपसे बात करूंगी। जैसे कि अभी हमारे सहयोगियों ने बताया कि बहुत ज़्यादा कोई अंडर करंट दिखा नहीं। लोगों ने या तो ये सोचा कि उन्हें नतीजों से वो अवगत हैं, या तो उन्होंने कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं परिवर्तन में। क्या समझें, क्यों ये 56.35% अभी जो वोट परसेंट है वो दर्ज किया गया, 1.5% और बढ़ जाएगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी। लेकिन पिछली बार 2019 58.86%, 58.86% मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया था इसी चौथे फेज में। यह अंतर क्या इशारा करता है? देखिए पारुल, अगर बात करें तो शाम 5 बजे का ये मतदान प्रतिशत है और 6 बजे तक वोटिंग होनी है। हम सभी जानते हैं कि शाम के समय में वोटिंग प्रतिशत इतना बड़ा ज्यादा हाइक नहीं कर सकता है, क्योंकि जो लोग छूट जाते हैं वही मतदान करने शाम के समय जो है बूथ पर जाते हैं। लेकिन जब भी इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो पिछले साल का जो आंकड़ा है, 2019 का जो आंकड़ा है, उस आंकड़े के करीब या उसकी भरपाई करते हुए चौथे चरण के मतदान के दिन आज देखा जा सकता है। अब पहले 2 चरणों के चुनाव देखे जाए तो पहले दोनों ही चरणों में 3 से 4% की गिरावट मिली। तीसरे चरण में बेहतर प्रदर्शन दिखा मतदान प्रतिशत के लिहाज से। और जो चौथा चरण है, अगर पिछले लोकसभा चुनाव के मतदान फीसदी को पीछे नहीं छोड़ता है तो कम से कम उसके बराबरी पर आके रुकेगा, ये सभी उम्मीद लगा रखे हैं। चौथे चरण की 13 लोकसभा सीटें हैं। 13 लोकसभा सीटों पे आज मतदान लगभग संपन्न हो गया है। और जिस तरीके से देखा जाए तो 2019 में 13 के 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। इन 13 सीटों में कई ऐसी सीट है जिसपे फाइट भी दिख रही है। कन्नौज एक हॉट सीट मानी जा रही है। इस बार भी बीजेपी इस इरादे से ही उतरी है कि सभी 13 सीटों को जीत सके, क्योंकि ये अवध का क्षेत्र लगता है। कानपुर अवध का ये पूरा क्षेत्र है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ सीटें इसमें शामिल है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 की बात कर रही है, जो मुद्दों की बात आपने कही कि, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुद्दे की कमी किसी के पास नहीं है। ना तो राजनीतिक दलों के पास कमी है, न ही भारतीय जनता पार्टी के पास कमी है, और न ही जनता के पास कमी है, ना समाजवादी पार्टी के पास कमी है। मुद्दे सभी के पास है, लेकिन इस बार जनता का जो मूड है उसे भांपने में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है, जो राजनीतिक दल के आका है, वो कहीं ना कहीं उतने बेहतर साबित नहीं हुए हैं जितने बेहतर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर निकाय चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें। उस समय जनता के मूड को भांपने में राजनीतिक दल बेहतर साबित हुए थे। लेकिन 18वीं लोकसभा के चुनाव में जनता का मूड जो है वो कोई भी राजनीतिक दल वो भाप नहीं पा रहा है, क्योंकि बयानों को देखें तो लगातार विपक्षी गठबंधन, इंडी गठबंधन लगातार वाजिब मुद्दों को उठा रही है, जैसे पेपर लीक का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, और जिस तरीके से
ईडी और सीबीआई की रेड की बात करी जाए और तमाम सरकारी मशीनों के दुरुपयोग की बात लगातार जो है वो विपक्ष पहले से ही करते आया है। ईवीएम में कई जगह खराबी देखी गई जिसको दुरुस्त किया गया, उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। साथ ही साथ कन्नौज जैसी हॉट सीट पर अखिलेश यादव का जो बयान आया था कल, उसको लेकर भी एक बड़ा भूचाल सा बना हुआ है। उन्होंने कहा था कि कन्नौज में कुछ अधिकारी भेजे, इसलिए भेजे गए हैं कि वो मतदान प्रतिशत को बाधित करे और समाजवादी पार्टी को जो जीत सुनिश्चित नजर आ रही है उसको रोकने में सफल हुए। तो तमाम बयानबाजी यहाँ पे देखने को मिली तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के दौरान और मतदान के दौरान। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चुनाव जो है वो समाप्त हो चुका है, मतदान समाप्त हो चुका है आज का, और थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो जायज आंकड़े होंगे वो इलेक्शन कमीशन बाकायदा सबके सामने रखेगी। लेकिन जिस तरीके से तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत में सुधार हुआ, चौथे चरण में मतदान प्रतिशत ठीक ठाक रहा है, बेहतर रहा है। अगर 2 चरणों के मुकाबले की बात करें तो उससे काफी बेहतर रहा है। अब पूरा दारोमदार जो है बाकी के 3 चरणों में उत्तर प्रदेश में खासतौर पर हो जाता है, क्योंकि बाकी के 3 चरणों में अगर देखा जाए तो 41 सीटें बची हैं, जिसमें पूर्वांचल और अवध यानी जहां पे भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है, अवध का पूरा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है, वहीं पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को फाइट देखने को मिल सकती है। तो इन 3 चरणों के 41 सीटों पर पूरा दारोमदार उत्तर प्रदेश का रहेगा और कहीं ना कहीं पूरे देश की 543 लोकसभा सीटों का भी रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पे सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा अगर कहीं मजबूत है तो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश की अब तक की 8 से 10 सीटों पे ही कांटे की फाइट जो है वो देखी जा रही है। बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। तो सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुद्दे भी अपने आप में देश के मुद्दे होते हैं, लेकिन जनता ने इस बार क्या मूड बनाकर अपना मतदान किया है। ये जो दोनों ही दलों ने अपने प्रचार प्रसार में मुद्दे उठाए, देश के मुद्दे, पाकिस्तान की एंट्री हुई, उसके बाद लालू प्रसाद यादव के बयान को भी कोट किया गया, अय्यर साहब के बयान को भी कोट किया गया, फारूक अब्दुल्ला के बयान को, फिर अखिलेश जी कहते हैं कि जान के पीछे पड़ी हुई है, कोरोना वैक्सीन का हवाला देते हुए संविधान बदलना चाहती है। आरक्षण की भी बात हुई, लेकिन बाद में आरक्षण में खुद भी शुरुआती दौर से फंसती हुई जब कांग्रेस नजर आ रही थी, तो आरक्षण का मुद्दा स्पेस में बहुत ज्यादा उठा नहीं। खैर, फर्रुखाबाद की मैं बात करी हूँ, हमारे सहयोगी फर्रुखाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फर्रुखाबाद जहाँ 56.93% मतदान हुआ और 2019 का आंकड़ा कहता है 58.72%, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और अभी जैसे विवेक बता भी रहे थे कि वोटिंग जो लोग पोलिंग बूथ पर रहेंगे उनको तो मतदान करने दिया ही जाएगा, उसके बाद एंट्री या कतार में आप नहीं खड़े हो सकते। फर्रुखाबाद से शिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिव किशोर बताइए फर्रुखाबाद में क्या तस्वीर रही दिन भर और अब जो मत प्रतिशत सामने आया है? थोड़ा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए आपका डिवाइस म्यूट तो नहीं है, म्यूट तो नहीं है आप शिव, देख लीजिए। ठीक है, हम रुक करेंगे फर्रुखाबाद का। तो देखिए 13 सीटें चौथे चरण में जिन पर दाव आजमा रहे थे दिग्गज, और खासतौर पर अखिलेश यादव की कन्नौज सीट। फर्रुखाबाद से आवाज मिल रही है क्या शिव आपको? जी जी मैम, ठीक है, मेरी आवाज क्लियर हो रही है? जी कहिए। जी, देखा जा रहा था कि 40% बढ़ने की बात तो 4.5 और 5 के बीच में एकदम से मतदान बढ़ा है और ये 56%। वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है बीच में, आपकी ब्रेक है वॉइस में बहुत। आपको फोन पर कनेक्ट करवाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस है। मैं दोबारा से लौटूंगी आपके पास। देखिए महिला वोटरों की तादाद हम देखें तो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य विवेक, और उसके अलावा जब हम जनता की बात करते हैं तो आधी आबादी को लेकर भी तमाम मुद्दे उठे। हाल ही में जो हमने देखा था विधानसभा चुनाव के समय पर कि राजनीति में महिलाओं को आरक्षण, और उसके बाद अभी हमने देखा कि मुस्लिमों को आरक्षण का जो मुद्दा उठा, तो आरक्षण तो सबसे बड़ा मुद्दा है और संविधान को बदलने की बात। लेकिन हालांकि फिर जब बीजेपी ने इस पर घेरने की कोशिश की विपक्ष को और ये बताया कि जितने दावे और वादे आप कर रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा संविधान तो बदलने की ख्वाहिश आप रख रहे हैं, तो पलटी मारा ये मुद्दा। इस चुनाव में कानपुर में अखिलेश और राहुल की जोड़ी देखी गई और वहां से राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नहीं बन रहे मोदी,
ये लाइन क्या हिट नहीं हुई, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा। मत प्रतिशत से अभी हम आकलन कर सकते हैं, हमारे पास बस एक मत प्रतिशत ही है, तो कोई ऐसी लाइन हिट नहीं हुई। कल भी अगर अखिलेश यादव या राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी सभा में जो दावे किए, वादे किए, विवेक विवेक आवाज मिल रही है? विवेक को आवाज नहीं मिल रही है। ठीक है, विनोद के पास में जा रही हूँ। बहराइच से विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए। लोकसभा सीटों की के हिसाब से वो ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने तैयारी की और तो एक बड़ी बनती है राजनीतिक दलों के अलावा बाकी जो इलेक्शन कमीशन किस तरीके बेहतर से बेहतर किया जाए, क्योंकि एक भारत जैसा देश सबसे होते हैं नेटवर्क इशू विवेक, दिक्कत आ रही है आपकी आवाज में भी, जो भागीदारी है आपकी आवाज में भी दिक्कत आ रही है विवेक। बहराइच जाना होगा मुझे, मैं लौटूंगी, आपकी आवाज जब तक अगर क्लियर हो जाती है तो वापस आती हूँ आपके पास। बहराइच जा रही हूँ। एक तो उत्तर प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट सीटें 80 की 80 सीटें जीतने का दावा जब पार्टियां करती हैं तो वो उनका कितना स्ट्रांग होल्ड है वो टिकट में भी पता चलता है। और हम अगर देखें तो कानपुर बहराइच की सीटों को छोड़ दीजिए तो बाकी लगभग सीटों पर तमाम सीटें, क्योंकि सभी सीटें तो वैसे तो बीजेपी के पास ही थी, और जब आज हम चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ ही मुझे लगता है कि बीजेपी ने कैंडिडेट बदले हैं, उसके अलावा कानपुर बहराइच के अलावा कहीं और कैंडिडेट नहीं बदले। क्या ये माने कि एंटी इनकम्बेंसी थी कैंडिडेट के खिलाफ और अभी भी वो एंटी इनकम्बेंसी रही होगी प्रत्याशी बदलने के बाद भी पार्टी के खिलाफ, या फिर इसका कोई असर नहीं रहा, विपक्षी पार्टियों को इसका कोई फायदा नहीं मिल सका? ये पॉइंट पर आपका क्या कहना है विनोद? जी बिल्कुल, बता दें वरुण की बहराइच में जो मौजूदा सांसद है, भाजपा के सांसद, उन्हीं के बेटे को यहाँ टिकट मिला है भाजपा से। वही रमेश गौतम पहले बसपा में थे लेकिन गठबंधन समाजवादी पार्टी में आ गए, जो गठबंधन से इनको प्रत्याशी बनाया गया है। अगर बात की जाए बसपा से तो बसपा से ब्रजेश सोनकर हैं, और यहाँ बलहा से जो भाजपा की विधायिका है उन्हीं के परिवार के सदस्य। लेकिन बसपा जिस तरीके से दबे पांव बहराइच में आई उसका कहीं ना कहीं मतदाताओं में भी बड़ा निराशा रहा, क्योंकि लोग समझ नहीं पाए, बसपा प्रचार नहीं कर पाई सही तरीके से, इसलिए कहीं ना कहीं जो है मतदाता बहुत ही एंड वक्त पे एक्टिव हुई है। मुझे लगता है जो असर वो बाकी सभी सीटों पर डाल सकती थी उतना असर बसपा के वोटर्स ने डाला नहीं है, क्योंकि उतना मजमा या उतना प्रचार प्रसार हमने बसपा का देखा ही नहीं। आकाश आनंद फिर भी फील्ड पर संभाल रहे थे तो उन्हें भी हटा दिया गया एंड मोमेंट पे, तो बहुत ज्यादा वो भी माहौल बना नहीं पाए। यानी दलित वोटर्स बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं बटा ही होगा, जो खासतौर पर बीएसपी का वोटर है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए 14 की बात की जाए या 19 की बात की जाए तो दलित वोटर सीधे भाजपा की तरफ चला गया था। इस बार के 24 के चुनाव में अगर बात की जाए कि बसपा से कोई राष्ट्रीय नेतृत्व बहराइच में आया है या अगल बगल के क्षेत्रों में आया है तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। श्रावस्ती में हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी का कल कार्यक्रम था, श्रावस्ती में कार्यक्रम था, लेकिन कहीं ना कहीं जो बसपा के वोटर है वो भाजपा की तरफ चले गए 2014 और 2019 में। अब ये 4 तारीख को क्लियर होगा कि जो बसपा के वोटर थे आखिर किस तरफ गए, गठबंधन की तरफ गए या भाजपा की तरफ गए। बिल्कुल, चूंकि उनके जो चुनावी मुद्दे थे बीएसपी के, उन्होंने जो हर सीट पर प्रभाव डालने की कोशिश की जो कर सकते थे, मुझे लगता है 10 भी इस बार बचा पाए मायावती अपने लिए उत्तर प्रदेश में सीटें, तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लगता है इससे भी नंबर उनका नीचे जाएगा, क्योंकि सपा के साथ पहले गठबंधन था और अब सपा खुद ही कह रही है कि हमारा वोट उनके पास ट्रांसफर हुआ था, तो इस बार देखना होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ से ही एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान सामने आया है चौथे चरण के मतदान को लेकर। चौथे चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं विपक्ष पूरी तरह से साफ होगा। चौथे चरण का मतदान प्रतिशत ऐतिहासिक। अखिलेश जी बुरी तरह से हार रहे हैं, ये कहना है स्वतंत्र देव सिंह का। कन्नौज में बीजेपी की जीत तय है, ये भी दावा किया उन्होंने। जनता जानती है देश विकास की राह पर है, सब व्यापार के लिए पार्टी बनाते हैं, बीजेपी विकास के लिए सरकार बनाएगी। विपक्षी नेताओं के चेहरे उतरे हुए हैं। मोदी जी के प्रति स्नेह वोटरों ने ईवीएम को लबालब से भर दिया है और कमल
कमल के निशान को दनादन दबाया है। 18 दिन बाद मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अखिलेश जी स्वयं चुनाव हार रहे हैं। प्रदेश की देवतुल्य जनता मोदी जी को पुनः सेवा करने का चुन लिया है, क्योंकि गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी शक्ति का समर्थन प्राप्त है। तो बड़ा दावा कर रहे हैं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव भी हार रहे हैं, बड़ी जीत के साथ वो सरकार बनाने वाले हैं, ये भी दावा करते हुए नजर आए हैं। और इसके अलावा नारी शक्ति यानी आधी आबादी भी उनके साथ है, ये भी दावा कर रहे हैं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। दावों में कितना दम, ये दावे कितने सच साबित होंगे धरातल पर 4 तारीख बताएगी, क्योंकि अभी और भी चरण हैं जो बाकी हैं। फिलहाल 4 चरणों का जो मतदान है उसका समापन हो गया है। आधिकारिक आंकड़े आपके पास जैसे ही आपको देंगे, जैसे ही चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वैसे ही सटीक आंकड़े आप तक और पहुंच जाएंगे। फिलहाल जो आकलन था, जो अभी तक का 5 बजे तक का मत प्रतिशत निकलकर सामने आया था, उसके हिसाब से हमने आपको और भी जानकारी दी, समीकरणों को समझने की कोशिश की। और 5 बजे से 2019 के मत प्रतिशत को भी हमने कंपेयर किया। अगर 1-2% ऊपर नीचे होता तो बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है। यानी इस चौथे चरण में जनता ने निकलकर वोट कास्ट किया है, लेकिन पिछले बार से बढ़कर नहीं, पिछले बार से है तो कम। ये हो सकता है 1-2% बढ़ जाए तो बराबरी वाला फिगर सामने आ जाए, लेकिन देखना होगा आगे क्या होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।